इस मूवी के अंदर एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहाँ पे हर इंसान फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, कोई ज़्यादा तो कोई कम। जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले लोग होते हैं उनका लक भी ज़्यादा होता है, और सेम कम फ्रीक्वेंसी वालों की किस्मत और ज़िंदगी दोनों झंड होती है। लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वे इमोशंस को फील नहीं कर सकते। द गुड सिनेमा पेश करते हैं फ्रीक्वेंसीज। तो कहानी की शुरुआत में बहुत सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हुए थे और उन सब ने एप्पल पकड़ा हुआ था। ये है मैरी फॉर्चून, जो कि क्लास की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली लड़की है। इसके पीछे वाले स्टूडेंट ने अपना एप्पल गिरा दिया तो इसने मुस्कुराते हुए वो एप्पल उसे वापस लौटा दिया। लेकिन अगर आप गौर करो तो इसकी स्माइल में आंखें चेंज नहीं हुई। इसे डेड स्माइल बोलते हैं, जो सिर्फ दिखावटी होती है। इससे हमें पता चलता है कि मैरी बिल्कुल इमोशनलेस है। इसके बाद क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सब बच्चे अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनकी टीचर उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही है कि एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करनी और ना ही देखना है। दूसरों के पेपर ना देखने तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो खुद का पेपर भी नहीं देखना। एग्ज़ाम के बाद टीचर ने एक एक करके सबको बुलाया और उनके रिजल्ट्स उन्हें दिए। बाहर बच्चे अपने टेस्ट रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। मैरी ने बड़े प्राउडली कहा कि उसे 127 मार्क्स मिले हैं। उसके किसी भी दोस्त को उसके आसपास भी मार्क्स नहीं मिले थे। फिर मैरी के एक दोस्त ने उसे जैक से मिलवाया। मैरी को उसके दोस्तों से पता चला कि जैक की फ्रीक्वेंसी -7 है। उसके दोस्त मैरी को जैक से इसलिए मिलवाना चाहते थे क्योंकि मैरी और जैक की फ्रीक्वेंसी एकदम अपोजिट थी, एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे, तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई और टीचर ने जैक को अंदर बुलाया, ये कहते हुए कि उसके पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मैरी और जैक जैसे लोगों को नेचर एक साथ रहने नहीं देता। वे दोनों साथ में पूरे 1 मिनट तक रहे। इसका मतलब ये था कि नेचर उन्हें 1 मिनट से ज़्यादा साथ में नहीं रहने देगा। मैरी के पेरेंट्स उसके लिए परेशान थे क्योंकि वो और बच्चों की तरह कभी आम जिंदगी नहीं जी पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर एम्पैथी नहीं थी। एम्पैथी माने जब हम दूसरों से इमोशनली जुड़ पाते हैं, सामने वालों के दर्द को, खुशी को महसूस कर पाते हैं। जितने भी सीरियल किलर्स होते हैं उनके अंदर एम्पैथी की बहुत कमी होती है। तो टीचर ने कहा कि मैरी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से उसका लक भी ज़्यादा है और लक की वजह से वो ज़िंदगी में भी हमेशा कामयाब होगी। लेकिन बदकिस्मती से इन सबको वो इन्जॉय नहीं कर पाएगी, कम फीलिंग्स होने की वजह से। अब समय का पहिया घूमता है और मैरी टीनेजर बन चुकी है। उसने साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक डिवाइस बनाया, एक ऐसी मशीन जो कि एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को पहचान के ये बता सकती थी कि वे एक दूसरे के लिए सूटेबल है या नहीं। फिर मैरी ने उस डिवाइस को टेस्ट करने के लिए एक बंदे को चुना जिसकी फ्रीक्वेंसी एकदम उसके अपोजिट थी, और वो बंदा था जैक। मैरी ने जैक से कुछ सवाल पूछे जिनके जवाब देने में वो बहुत हिचक रहा था। ठीक 1 मिनट होते ही उनके ऊपर से एक प्लेन गुजरा और उसमें से लगेज गिरने लगा, वो भी ठीक जैक के ऊपर। वो तो जैक बाल बाल बचा। इससे ये थ्योरी सही साबित हो गई कि अपोजिट फ्रीक्वेंसी वाले लोग एक साथ 1 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं बिता सकते। दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में भी जैक 1 मिनट से ज़्यादा नहीं टिका। उसके बिहेवियर से साफ पता चल रहा था कि वो मैरी को लाइक करता है, लेकिन हर एक एक्सपेरिमेंट में वे दोनों 1 मिनट से ज़्यादा साथ ही नहीं रह पाए। फिर एक मीटिंग के दौरान जैक ने उसे बता दिया कि वो उससे प्यार करता है। इस पे मैरी ने कहा कि वो उससे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए कुछ भी फील करना इम्पॉसिबल है। उसने बताया वो सिर्फ हंसने का दिखावा करती है, असल में उसे कभी हंसी नहीं आती। हालांकि उसका गोल ही ये है कि एक दिन वो इमोशंस को फील कर सके। अब फिर से समय का पहिया घूमता है और अब मैरी बड़ी हो चुकी है। वो अब मैरी करने लायक हो चुकी है। वो अपने रोज़मर्रा के काम बिना इमोशंस के ही करती है। एक दिन जब वो घर पे आराम कर रही थी तो उसके पेरेंट्स ने उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी। उसका बर्थडे सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और वो ऐसे बैठी थी जैसे किसी की मैयत में आई हो। तभी वहाँ जैक आ गया
और जैक और उसने कुछ देर बात की। तभी जैक ने उसे याद दिलाया कि उन्हें बात करते हुए 1 मिनट से ज़्यादा हो गया है। उसने कहा कि उसे मैरी की मदद करने का एक तरीका मिल गया है। मैरी उसका तरीका जानना चाहती थी, इसलिए वो जैक से मिलने के लिए मान गई। फिर वे एक जगह पर मिलते हैं जहाँ जैक ने उसे बताया कि वो आखिरी बार 1 मिनट से ज़्यादा टिका था क्योंकि उसने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली है। फिर उसने कहा कि मैरी इमोशनली लोगों से जुड़ सकती है अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करके। उसने बताया कि ऐसा करने के लिए उसे फिजिकल कांटेक्ट में आना होगा। पहले तो लड़की को डाउट हुआ, लेकिन वो इमोशंस को फील करना चाहती थी, इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। जैक ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो मैरी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया था। उसे थोड़ा अजीब भी लगा, इसलिए उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे वो अजीब नहीं बल्कि अच्छा लग रहा है, और अच्छा भी उसे पहली बार लगा है, तो उसे ये भी नहीं पता कि अच्छा लगना कैसा होता है। अब उन्हें हाथ पकड़े हुए 60 सेकंड से ज़्यादा हो गए थे। नेचर अब उनको अलग करने की कोशिश करने लगा था कि तभी मैरी ने उसे किस कर दिया। अब हम यहाँ से इस स्टोरी को जैक के नज़रिए से देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में जिसने वो एप्पल गिराया था वो जैक ही था। जैक उसे शुरू से पसंद करता था। जब टीचर ने उसे आवाज़ दी तो वो इसलिए दी थी ताकि उसकी मॉम उसकी टीचर से जैक का फ्यूचर डिस्कस कर सके। टीचर ने सलाह दी कि जैक को किसी और स्कूल में डाल देना चाहिए जहाँ पे उसके जितनी फ्रीक्वेंसी के बच्चे पढ़ते हो, क्योंकि वो यहाँ पर इन बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जैक ने बिल्कुल मना कर दिया और वो इस बात पे अड़ा रहा कि वो इसी स्कूल में पढ़ेगा। फिर वो अपने एक लौते दोस्त थियो के घर जाता है जहाँ वो उसके फादर से मिला। उसका बाप पियानो बजाने में माहिर था। फिर उसे थियो से पता चला कि वो और मैरी कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी वाले लोग बिल्कुल चुंबक की तरह होते हैं जो सेम साइड से एक दूसरे से दूर जाते हैं। फिर समय का पहिया घूमता है और जैक अब टीनेजर है। वो मैरी को लाइक करता था और जब मैरी उसके पास आई अपना डिवाइस टेस्ट करने के लिए तो दोनों का एक दूसरे से मिलने का मकसद एकदम अपोजिट था, बिल्कुल उनकी फ्रीक्वेंसीज की तरह। मैरी उससे मिल रही थी ताकि वो अपनी मशीन को टेस्ट कर सके, और वैसे तो जैक भी अपनी मशीन को टेस्ट ही करना चाहता था। खैर, जैक उससे इसलिए मिल रहा था ताकि वो उसे अपने दिल की बात बता सके। वो मैरी के करीब आने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए भी तैयार था। जैक ने इस काम में थियो की मदद ली। थियो ने पहले तो उसे एक मैग्नेट दी ताकि टेम्परेरी बेस पे उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाए। फिर उसे एक गोली भी दी और बॉडी पर लगाने के लिए कुछ लोशन टाइप भी। उसने मैरी से हर बार मिलने से पहले थियो के दिए हुए कुछ ना कुछ जुगाड़ का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसके बाद जैक बड़ा हो गया और उसने नई थ्योरी पेश की कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला इंसान भी इमोशंस को फील कर सकता है अगर वो उसमें बिलीव करे तो। उसकी इस थ्योरी को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जैक अपने बेस्ट फ्रेंड थियो से मिलता है अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के सिलसिले में। थियो ने उसे बताया कि कुछ साउंड वेव्स टेम्परेरी बेस पे फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर सकती है। यही थ्योरी जैक ने तब अपनाई जब वो मैरी से मिलने उसकी बर्थडे पार्टी में गया। थियो ने उसे एक डिवाइस दिया था जिसमें कुछ कोड वर्ड्स थे। उन्हें बोलने से वे साउंड वेव्स एक्टिवेट हो जाती है जिनसे उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ सकती है। उसने कान में ईयरफोन्स भी लगा रखे थे जिससे वो थियो की बात भी सुन रहा था। थियो उसे नए नए वर्ड्स दे रहा था ताकि उससे साउंड वेव्स चलती रहे और उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ ही रहे। किस के बाद मैरी की फ्रीक्वेंसी कम हो गई और वे अब नेचर के अगेंस्ट जाके एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे। इस सब के दौरान थियो लगातार उसे नए वर्ड सेंड कर रहा था जिससे उसका वक्त मरी के साथ बढ़ता जा रहा था। अब मरी उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगी जिससे उसका लक कम होने लगा था। उसने अपनी ट्रेन भी मिस कर दी, वो भी ज़िंदगी में पहली बार। इससे साफ था कि उसकी फ्रीक्वेंसी अब पहले से कम हो गई है। अब मरी ने उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाया। उसके पेरेंट्स जैक से मिलके थोड़ा परेशान हुए क्योंकि वे सब हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग थे। उन्हें डर था कि इस एवरेज फ्रीक्वेंसी वाले के साथ टाइम स्पेंड करके कहीं हमारी किस्मत ना फूट जाए।
मैरी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर पूरी फैमिली साथ में बैठकर डिनर करती है। जैक ने उसके बाप को समझाया कि नेचर चाहता है बैलेंस, जिसके चलते हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी वाले साथ में रह सकते हैं, क्योंकि लो वाला हाई वाले की एनर्जी लेगा और हाई वाला लो वाले की, और दोनों के बीच बैलेंस बन जाएगा। फिर उसने थियो का बनाया हुआ डिवाइस दिखाया जो कि लोगों की फ्रिक्वेंसी में बैलेंस क्रिएट करता था। इस डिवाइस को देखकर लड़की का बापू काफ़ी एक्साइटेड हो गया। उसने डिवाइस को इम्प्रूव करने के लिए एक रिसर्च टीम भी तैयार कर दी। रिसर्च के दौरान इन्हें पता चला कि इस डिवाइस में एक प्रॉब्लम है। जब कोई एक दूसरे को कुछ करने के लिए बोलेगा तो दूसरा वो कर देगा। ये सुनने के बाद मैरी को एहसास हुआ कि जैक ने डिवाइस की मदद से उसे मैनिपुलेट किया था ताकि वो उसके प्यार में लुढ़क जाए। मैरी का बाप उसकी इस हरकत से नाराज़ था और उसने जैक को अपनी बेटी से मिलने के लिए मना कर दिया। फिर घर पर जैक को एक आदमी मिला जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था। इस गवर्नमेंट एजेंट ने कहा कि वो डिवाइस आने वाले वक्त में गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए कन्वेंस किया जा सकता है, जो कि बहुत दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसलिए एजेंट ने उसे एक जॉब दी, उस डिवाइस का एंटीडोट बनाने की जॉब। एजेंट ने एक टीम बनाई जिसमें मैरी के फादर और उनकी अनपढ़ रिसर्च टीम भी थी। उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैथ का भी सहारा लिया। तो एक ने कहा कि मैथ तो बस गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के काम आती है। जैक ने फिर से मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया उसके प्यार के जादू को उतारने के लिए, लेकिन ये काम नहीं करा। गवर्नमेंट एजेंट को जब ये बात पता चली कि जैक ने फिर से मैनिपुलेशन यूज़ की तो उसे अलग कमरे में बंद कर दिया गया। फिर जैक ने एक वर्ड बोल के गार्ड को फ्रीज कर दिया और भागते भागते थियो के घर पहुंच गया। उसे पता था कि यहाँ वो एंटीडोट ढूंढ लेगा। मैरी भी यहाँ पर आ गई और उसने जैक से कहा कि उसके पास कम टाइम है। तभी एजेंट वहाँ गए और उन्होंने जैक को पकड़ लिया। तभी थियो का बाप पियानो पर एक धुन बजाने लगता है। एजेंट ने पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो थियो के बाप ने कहा मैगी बना रहा हूँ। अबे दिखता नहीं है क्या, पियानो बजा रहा हूँ। उसने कहा कि यही एंटीडोट है। उसने उन्हें चैलेंज किया कि कोई भी वर्ड बोल के उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, लेकिन उन वर्ड से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थियो के बाप ने उन्हें बताया कि जब मोजार्ट बजाता था तो सारी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती थी। म्यूज़िक न्यूट्रलाइज कर देता है शब्दों की ताकत को। इन शॉर्ट, म्यूज़िक हर चीज़ को रीसेट कर देता है। आखिर में हम थियो के नज़रिए से देखते हैं, वही था जिसने वो एप्पल गिराया था ताकि जैक मैरी से बात कर सके। थियो की फ्रीक्वेंसी एकदम एवरेज थी, जिस वजह से उसके और उसके पिता के विचार बिल्कुल अलग थे। उसका बाप मानता था कि इंसान मशीन जैसी थिंकिंग को छोड़ सकता है म्यूज़िक और इमेजिनेशन के दम पर, जबकि थियो का मानना था कि इंसान एक मशीन ही है और उसके एक्शन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लास्ट में हम देखते हैं कि मैरी और जैक अब साथ रह रहे हैं। दोस्तों, मूवी अपने पीछे एक सवाल छोड़ देती है कि क्या इंसान के पास फ्री विल है या फिर वो अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही एक्ट कर रहा है। इसे अगर हम अपनी भाषा में कहें तो क्या हमारे पास फ्री विल है या फिर हम सब अपनी कंडीशनिंग के शिकार हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन लाइक बटन बहुत कम लोग दबाते हैं, क्योंकि फ्री विल सबके पास नहीं है और ज़्यादातर लोग अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से दूसरी वीडियो पे पहुंच जाते हैं। मैसेज क्लियर है तो लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।